नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटका हिजाब मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच जानकारी है कि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया है, सुनाएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट। उसको लेकर तमाम जो दलीलें होंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। किस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई और क्या कुछ चर्चा भीतर हुई, इस बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन इंतजार सिर्फ 10:30 बजे का है। अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सामने रखेगा। कर्नाटक का हिजाब मामला, जिसको लेकर बीते दिनों भी काफी चर्चा रही, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। लेकिन ये बैन अब आगे बरकरार रहेगा या नहीं, इसको लेकर इस फैसले में बात साफ हो जाएगी। तो कर्नाटक का हिजाब विवाद, अब से कुछ ही देर बाद फैसला सामने होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिजाब विवाद, जिसको लेकर लगातार देश में चर्चाएं हुई, से कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, कुछ ही देर का इंतजार माने और जी बिल्कुल, साफ तौर से 10:30 बजे इस पूरे मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच हिजाब के मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। हालांकि दोनों जज जो हैं इस पूरे मामले में अपना अपना फैसला पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने की जो फिलहाल शिक्षण संस्थान का फैसला था उसको सही माना था। अब देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ फैसला सुनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाले दोनों जज अपने अपने द्वारा लिखे गए फैसले को पढ़ेंगे। माना यह जा रहा है कि अगर दोनों जजों के फैसले एक राय होंगे तो यह फैसला सही माना जाएगा, और अगर दोनों जजों के फैसले अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लार्जर बेंच यानी कि 2 जजों की बेंच से बढ़ाकर 3 जजों की बेंच को भेजा जा सकता है। क्योंकि कर्नाटका का हिजाब मामला इसलिए भी बड़े मायने रखता है क्योंकि इस पूरे मामले में न केवल इस्लामिक संस्था में ड्रेस कोड को लागू करने की व्यवस्था की गई है, बल्कि धार्मिक रीत रिवाजों में महिलाओं के द्वारा पहने गए साड़ी, बिंदी और सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ जो पंजाबी लोग हैं वो पगड़ी क्यों पहनते हैं और क्या उसको फिलहाल एसेंशियल ड्रेस कोड का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए, इन तमाम पहलुओं पर लगातार 10 दिन सुनवाई चली। तो थोड़ी देर में अब देश की सबसे बड़ी अदालत हिजाब के मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाएगी। देखना भी बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है। निश्चित तौर पर सुशील, मान सकते हैं अब कुछ ही देर का इंतजार और फैसला हमारे सामने होगा। लेकिन जिस तरह से चर्चा लगातार की जा रही है कि 2 वकील हैं जो कि अपना अपना फैसला पढ़कर सुनाएंगे, अगर आगे इस पर दोनों ही जजों में सहमति नहीं बनती तो आगे क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, अगर दोनों जजों के फैसले अलग अलग होंगे यानी कि उनके फैसले में राय अलग अलग होगी तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच यानी कि बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। बड़ी बेंच इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि क्या कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला शिक्षण संस्थानों को लेकर दिया गया था क्या वो फैसला सही है या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लार्जर बेंच अगर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो तमाम पहलुओं को फिर से विचार पर लिया जाएगा और तमाम पहलुओं पर वो दोबारा सुनवाई करेंगी और उसके बाद वो तय करेंगी कि मामले में क्या कुछ फैसला दिया जाए। क्योंकि मामला संवैधानिक कुछ सवालों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले को सुन रही थी और अगर इसमें राय अलग होगी तो निश्चित रूप से इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए, यानी कि मान सकते हैं कि अगर कुछ ही देर बाद फैसला आता है और दोनों ही जजों के फैसले में कहीं ना कहीं अगर अंतर होता है तो आगे जो सुनवाई होगी उसमें और ज्यादा वक्त लगेगा, फैसला आने में आगे और ज्यादा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर ये पूरा मामला लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जाता है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई होगी और उस मामले में फैसला आने में निश्चित रूप से एक बड़ा समय लगेगा। लेकिन उस पूरे फैसले में अभी तक की जो स्थिति कर्नाटका में बनी हुई है वो जस की तस बनी रहेगी। अगर इस मामले में दोनों जजों की राय एक होती है इस फैसले को लेकर तो ये फैसला फिलहाल लागू कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इस पूरे फैसले को भी बड़ी बेंच में चुनौती दी जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दोनों जजों के फैसले होंगे उन फैसलों के मायने क्या होंगे और क्या दोनों जज इस पूरे मामले में फैसले को एक राय पर मानते हैं या दोनों जजों के राय अलग अलग होते हैं। चलिए ठीक है, देखना होगा सुशील क्या कुछ आगे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए।
और इस बीच सख्ती से बड़ी खबर है। सख्ती दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। हसौद रेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक उनकी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी वो करेंगे। हसौद महामाई मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही हसौद के बाद ग्राम पिहरत के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर बाद चपोरा हेलीपैड से रायपुर के लिए वापस रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि सीएम भूपेश बघेल अभी सख्ती में है। यहाँ पर एक बैठक चल रही है, जिसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद महामाई मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो दोपहर के बाद का वक्त है जब चपोर हेलीपैड से वापस सीएम रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रोहित शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी आज, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का सख्ती में? मंत्री जी जो है यहाँ भी जो अधिकारी है उनकी समीक्षा बैठक यहाँ हसौद के रेस्ट हाउस में ले रहे हैं और इसके बाद जो है पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता के तुरंत बाद वो यहाँ के हसौद का जो एक महामाई मंदिर है वहां जाएंगे। वहां से पूजा अर्चना के बाद वो ग्राम पिहरीत का जो है एक संशोधन आदेश है और वो ग्राम पिहरीत जाएंगे। पुराने आदेश में ये नहीं था, लेकिन जो सुबह जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसके तहत अब वो ग्राम पिहरीत जाएंगे। और पिहरीत में ये है कि वहाँ अवंतिका बता दूं कि पिहरीत ये वही गांव है जहां 105 घंटे तक एक बच्चा जो है बोरवेल्स में गिरा था, राहुल साहू, और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया था। तो मुख्यमंत्री जो है ग्राम पिहरीत जाएंगे। वहां एक के परिवार भी है जो नक्सल हमले में दीपक भारद्वाज जो है खत्म हुआ था, उनके परिवार से भी मिलेंगे। उसके बाद फिर वापस वो हेलीपैड आएंगे और हेलीपैड से फिर वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। अभी फिलहाल जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम ले रहे हैं। जी अवंतिका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल सीएम भूपेश बघेल सख्ती जिले के दौरे पर हैं और आज शाम को सीएम भूपेश चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। रात करीब 8 बजे सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और चंडीगढ़ में ही सीएम भूपेश बघेल रात्रि विश्राम करने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल सख्ती जिले के दौरे पर हैं। वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम, उसके बाद शाम को चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। और इधर राजधानी रायपुर में अभी से ही कोहरे का कहर दिखने लगा है। कोहरे के कारण फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी है। मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। नागपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट को लैंड करवाया गया। राजधानी में सुबह से ही कोहरा होने की वजह से लो विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना अभी से करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में कोहरे का कहर देखिए, एक फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा, इसे रायपुर से डाइवर्ट करते हुए नागपुर में जाकर लैंड करवाया गया। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। 90 साल के बुजुर्ग को गाय ने पटका और रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी बताया जा रहा है। नाली में जिसकी लाश मिली, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो चुकी है। सरकंडा इलाके के राजकिशोर नगर की घटना आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से तस्वीरें भी सामने आई। देखिए तस्वीरें किस तरह से इस 90 साल के बुजुर्ग को गाय ने पटा, उसके बाद इस कर्मचारी की, रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। तो मृतक कोल इंडिया का रिटायर्ड कर्मचारी बताया जा रहा है। नाली से जिसका शव बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे दुर्ग की ओर, जहां पर शातिर बंटी बबली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। गिरोह में शामिल एक अन्य महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगी के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीएम आवास दिलाने के नाम पर ये लोगों से ठगी किया करते थे। फर्जी निगम का अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। लाखों की ठगी का खुलासा हुआ है। सुपेला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो दुर्ग से जानकारी है, 3 आरोपी ठगी के जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है। यूनियन बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। घोटालेबाज खजांची गिरफ्तार हो चुका है। यूनियन बैंक से 5 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम के गबन का मामला सामने आया था। आरोपी किशन बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
और अब बात करेंगे रायगढ़ की। ग्रामीण बैंक में 3 करोड़ 57 लाख की गबन का मामला सामने आया। 165 केसीसी खातों से राशि गबन का खुलासा। उसके बाद शाखा प्रभारी पर पैसे गबन करने का मामला दर्ज हो चुका है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिए गए हैं। ग्रामीण बैंक के किरोड़ीमल नगर शाखा का ये मामला है। कोतरा रोड पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। और आगे बात करेंगे बालोद की। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। शहीद अस्पताल के 2 डॉक्टरों का लाइसेंस निरस्त किया गया है। दिल्ली राजहरा के एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। डॉक्टर शैबाल जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता पर कार्रवाई की गई है। एडिशनल क्वालिफिकेशन एनेस्थीसिया का रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसके बावजूद यहां पर इलाज कर रहे थे और साथ ही 3 महीने के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और इस बीच बलरामपुर से भी बड़ी जानकारी है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। खेल मैदान खेत जब बना तो उस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई भी की गई। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। खेल मैदान में लगी फसलों को जब्त किया है। फसल को सरपंच के हवाले कर दिया गया है। कब्जाधारियों में इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। टांगर मेहरी में दबंगों ने खेल मैदान पर कब्जा किया था। उसके बाद देखिए न्यूज 18 की खबर का असर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। जब्त करके हम पंचायत के सुपुर्दगी में दे रहे हैं सरपंच जी। जी सर। आप इसको कटवाओगे, मिसवाओगे, जो दाना निकलेगा, कटाई मिसाई में जो खर्च लगेगा उस रकम को काट करके जो पैसा मिलता है उसका उतना रकम आप खजाने में जमा करोगे। समझ गए? शासन के खाते में जाएगा। इनको 1 इंच नहीं मिलेगा, 1 पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने गलत किया, मना करने के बाद भी खेती किया है ना। बलौदाबाजार में महिला से बदसलूकी मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल वायरल एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी महिला के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा था। वायरल वीडियो में जो पुलिस अधिकारी नजर आ रहा है वो बलौदाबाजार जिले के एसडीओपी सुभाष दास हैं। शनिवार को जब महिला अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोतवाली थाना पहुंची थी, महिला की बेटी की मौत 6 माह पहले हुई थी। उसकी लाश फांसी के फंदे पर मिली थी। महिला रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई थी और इसी दौरान कई और लोग भी थाने के पास हंगामा कर रहे थे। तब एसडीओपी ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। झूमा झटके के कारण महिला वहां पर गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद से ही जिले के एसएसपी दीपक कुमार झा ने जांच के आदेश दिए। वो बोली तो हिसाब देवा इसी के बोली थे, फिकर मत कर दाई, नहीं हिसाब देवाऊं तोर बेटी के, इसी के बोला थे। और लड़का रहने वाला तमिलनाडु के कार्तिक ना है, तेलुगु है। उकर बाप के नाम लिखा, थाना के नाम लिखा, मोहल्ला के नाम लिखा गए। और जयसवाल के गाड़ी बोर गाड़ी चलावा थे और अमेरा के साहूपारा के बोर वाला गाड़ी चलाते। मन कुछ मिलजुल के घूस खवा दे का थाना वाला मल्ला मोर केस ला दबाए चाहते, सुनाई नहीं करते। मैं न्याय मांगा था दादा हो। इसके संबंध में एक वीडियो के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें एसडीओपी बलौदाबाजार सुभाष दास इनके द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा एक वीडियो की जानकारी मिली है। इसके संबंध में संबंधित एसडीओपी से जानकारी स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत लिखित या मौखिक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में और कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई सितंबर के आखिर में हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तक मानसून की विदाई नहीं हो पाई है। धान की फसलें कटने को तैयार हैं, साथ ही सब्जी की जो फसलें हैं वो भी बड़े पैमाने पर लगाई गई हैं, लेकिन रुक रुक कर प्रदेश में बारिश लगातार जारी है और ऐसे में फसलों के नुकसान की आशंका से किसान परेशान है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। 13 और 14 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना है और ऐसे में धान की फसलें पककर तैयार हैं। यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो फसलें खेत में गिर जाएंगी और वहीं पर सब्जी की खेती में भी कीट का प्रकोप बढ़ेगा तो फसल नुकसान भी होगा, जिसके बाद उत्पादन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी से नमी युक्त हवा है वो लगातार आ रहा है, जिसके कारण से फिलहाल प्रदेश में बारिश है वो मानसून सीजन यानी कि 30 सितंबर ख़त्म होने के बावजूद भी बारिश हो रही है।
चूँकि मानसून की विड्रॉवल है अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अगले 2 दिन यानी कि 13 और 14 को भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे या तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो उस 13 के बाद में दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही बारिश की संभावना है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में नहीं। 30 सितंबर को मानसून का सीजन समाप्त हो चुका है, लेकिन मानसून अभी भी जारी है। देखिए, ये धान का फसल है, पूरी तरह से पककर तैयार है और अगर अब बारिश होती है तो धान की फसलों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा जो सब्जी की जो फसल है उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद अभी भी लगातार मानसून है वो जारी है। अक्टूबर माह हो गया है, बावजूद इसके अभी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरह से संभावना व्यक्त किया है कि आने वाले 13 और 14 अक्टूबर को भी बारिश होगी, तो इसे साफ कहा जा सकता है कि किसानों को दोहरी मार फिर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मानसून का सीजन समाप्त हुआ है लेकिन बारिश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और धमतरी में धान की फसल में एक नई बीमारी का हमला हुआ है। इस बीमारी में कीड़े धान की बालियों को खाकर खत्म कर देते हैं, जिसके बाद धान में दाने नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में फसल किसानों की किसी के काम की नहीं रहती। साथ ही किसानों ने बताया है कि एक बड़े इलाके में ये बीमारी फैल चुकी है। किसान इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाजार में इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिल रही है। वहीं जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई बीमारी को पेनिकल माइटी नाम दिया गया है और इसके कीड़े मकड़ी प्रजाति के होते हैं। कीड़े नियंत्रित करने के लिए दवाई भी उपलब्ध है, लेकिन किसानों को इसके रोकथाम की सही जानकारी अभी नहीं है, जिसके चलते किसान नुकसान उठाने को मजबूर है। जो नया बीमारी निकला है मकड़ी वाला, वो क्या करता है, पूरी जो नीचे वाला डंडी को पूरा चूस देता है, जिसके कारण किसानों को उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क आती है। और कृषि विभाग वाले तो ध्यान ही नहीं देते। आरईओ जो है सब शहर के अंदर रहते हैं और गांव में इसकी जाते ही नहीं, और जाते नहीं तो चेक ही नहीं करता। अभी पेनिकल माइट नाम का एक माइट आया है जो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको अदृश्य मकड़ी भी बोलते हैं। ये जो है मुख्यतः गभोट अवस्था में फसलों को हानि पहुंचाता है। ये दाने से रस चूस लेता है, जिससे दाना बनने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इसमें दाने बदरंग दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए किसान भाई डाइफेंथुरान नाम की दवा आती है, जो 50 पाउडर के रूप में होती है, 50 वेटेबल पाउडर। इसकी 120 ग्राम मात्रा का उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं इससे बचने के लिए। इसके प्रकार अलावा और भी माइटीसाइड जैसे डाइकोफाल वगैरह आते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उधर दुर्ग और रायपुर के बीच स्थित कुम्हारी के बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो अपने आप में खास आकर्षक बना हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका जल्दी लोकार्पण भी करेंगे। पूरे इलाके को रायपुर और दुर्ग जिले वासियों के लिए इस पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि सैर सपाटे के लिए खास केंद्र होगा। करीब 19 एकड़ के इस क्षेत्र को 26 करोड़ की राशि से डेवलप किया जा रहा है, जहाँ कई चीजें खास आकर्षण का केंद्र होंगी। इस स्थल में बच्चों के लिए बुलेट ट्रेन, म्यूजिकल फाउंटेन, वीडियो प्रोजेक्टर और लेजर प्रोजेक्टर खास आकर्षण का केंद्र होंगे। बहुत ही एक बड़ी एसेट बन रहा है कुमारी में माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में। और ये जो बड़ा तालाब है, एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि रहने वाली है इस पूरे ना केवल कुमारी बल्कि आसपास के एरिया के लिए। और उसको बनाया भी इसी तर्ज पे जा रहा है कि रायपुर से भी, दुर्ग से भी, पाटन से भी, धमधा से भी, हर जगह से यहाँ पर लोग आके परिवार के साथ में आए और कुछ अच्छा समय यहाँ पर व्यतीत करें, और इसी तरह से बनाया जा रहा है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर है। शहर की सड़कों का जल्द मरम्मत का काम जो है वो शुरू होगा। निगम की सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। खराब सड़कों के चलते राहगीरों को भी परेशानी हो रही है और सड़कों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, 15 अक्टूबर से मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां शहर की सड़कों का जो काम है मरम्मत का, उसे जल्द ही शुरू किया जाना है, जिसके लिए 3 करोड़ की जो राशि है वो मंजूर हो चुकी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से मरम्मत सड़कों की शुरू हो जाएगी। और इधर राजनांदगांव पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्हारपुरी निवासी सोहन लाल साहू पर
तुलसीपुर निवासी शिवानी साहू ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद मुताबिक सोहन ने फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर 2,55,000 रुपए की रिश्वत ली थी। ज्वाइनिंग लेटर आने के 6 लाख रुपए देने की बात तय थी और जब नौकरी नहीं लगी तो मामले की पोल खुल गई। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली अंतर्गत शिवानी साहू नाम की प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो और उसका एक परिचित है जो दोनों फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए थे और इन्होंने 2,55,000 की रकम सोहन साहू नाम के व्यक्ति को दी फूड इंस्पेक्टर में नौकरी लगाने के नाम पे और नौकरी नहीं लगाया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसमें FIR दर्ज कर। और कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 8 लाख के इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के सामने बुची उर्फ चन्नी लेकाम ने हथियार डाल दिए। आपको बता दें कि 29 सितंबर को महिला नक्सली के पति ने भी सरेंडर किया था।